नमस्कार दोस्तों, आशुतोष नाम है मेरा और आप इस समय मौजूद हैं सिलेक्शन गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 को लेकर के चलाई जा रही हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज ये तीसरा पार्ट है। और आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स का योगदान आपकी पेट की परीक्षा में कितना ज़्यादा होता है। तो पिछली 2 सीरीज़ आपने हमारी देखी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपीज़ में लिख लिए होंगे। आज फिर कहता हूँ कि इस करंट अफेयर्स की क्लास को करते समय पेन और पेपर ले करके बैठें। सिर्फ वीडियो मात्र देख लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज? तो वेटलैंड सिटीज कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बताया था कि रामसर साइट्स या ऐसा स्थान जहाँ पानी रुका हुआ हो। तो उसी से मिलता-जुलता है और पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 भारतीय शहर हैं जिनको अभी हाल ही में वेटलैंड सिटीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ, इंदौर और उदयपुर। इंदौर एंड उदयपुर। इसका आंसर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? ये देखो, इंदौर और उदयपुर आपको दिया हुआ है। रामसर कन्वेंशन अंडर कितने हैं भारत में? 74 रामसर साइट्स हैं भारत में अभी तक। ठीक, मतलब वेटलैंड सिटी, सॉरी, टोटल वेटलैंड सिटीज 74 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में है, करंट अफेयर्स का है। पिछले 6 महीनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट हमारे वहाँ हर साल होता है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे का इस बार का चीफ गेस्ट कौन था, ये आपको बताना है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा प्रभावो सुबियांतो। प्रभावो सुबियांतो जी हमारे इस साल के चीफ गेस्ट थे और ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ देंगे ना कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन के सामने दे देगा कि ये व्यक्ति कहाँ का राष्ट्रपति है या कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी इस एंगल से भी इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना कि प्रभावो सुबियांतो जी जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इस साल की जो हमारी थीम थी रिपब्लिक डे की, वो क्या थी? तो देखिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, इंग्लिश में गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, रिपब्लिक डे आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तो इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछा है किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है? आप जब टेलीविजन देखते होंगे, खास करके दूरदर्शन, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, तो कई सारी झांकियां निकाली जाती हैं राजपथ पर, जो कि अभी कर्तव्य पथ हो गया है। तो आप देखते होंगे कि अलग-अलग स्टेट्स अपने-अपने झांकी निकालते हैं, उसपे अपनी आइडल कुछ बनाते हैं, कुछ स्टैच्यू बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब उनकी झांकी सुंदर दिखे। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे 25 में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो जो झांकियाँ या जो कार्य 24 में हुए होंगे अच्छे, तो राज्य अपने उन्हीं कामों को उस झांकी में दिखाते हैं। तो 24 में एक बहुत बड़ा या 25 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ हमारे देश में। 2025 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, महाकुंभ। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश ने अपना जो झांकी निकाला था, वो महाकुंभ के बेस पे उसकी थीम थी। ठीक है? तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला, हमारे राज्य को, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है रिपब्लिक डे की झांकी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, बस इतना याद रखें कि उत्तर प्रदेश को फर्स्ट पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है? बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपके लिए है नहीं। ठीक, आपको थीम मैंने पढ़ाई थी कि स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, यही इस साल की थीम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हु वॉन्स मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पहले यही जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है क्या, किस खेल का पुरस्कार है या किस खेल की चैंपियनशिप स्पर्धा है। तो ये टेनिस खेला जाता है। तो टेनिस की ये एक स्पर्धा है, खेल, जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से भी जाना जाता है। कई सारी स्पर्धाएं होती है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, उसी की तरह एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी हैं। ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि बताओ ये किस खेल का पुरस्कार है। ठीक, तो इसका पुरस्कार किसने जीता? आइए उत्तर देख लेते हैं, जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर है भाई साहब, ये इनकी तस्वीर आप देख लो। ठीक, ये इटली के रहने वाले हैं।
साथियों आप समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न अक्सर ऐसे भी पूछ देते हैं कि जैनिक सिनर जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो किस देश के निवासी हैं। अब आपको 4 देश दे दिया जाएगा, ठीक है? तो अब आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आपने पढ़ाई नहीं है और या आपको जानकारी है, किसी और कोचिंग के टीचर ने आपको पढ़ाई नहीं, बस रटवा दिया। तो हमारे वहाँ सिलेक्शन गुरुकुल में रटवाने का काम नहीं होता है, एक-एक चीज़ों को क्लासिफ़ाई करके समझाया जाता है। तो जो जैनिक सिनर जी हैं वो इटली के हैं। इन्होंने हराया किसको? अलेक्जेंडर को हराया है जर्मनी में। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर था। अब मैं आपको इसमें एक ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ और इसको आप मेरा यकीन मानिए कॉपी लेकर के लिख लीजिए। कल मैंने बताया था, परसों की भी क्लास में मैंने बताया था, पिछली 2 क्लासों में, कि जो सरकार का या हमारे आयोग का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो 2-3 जगह से स्पेसिफिक है। वो महिलाओं से क्वेश्चन पूछेगा, हमारे एससी-एसटी भाइयों के हो रहे उत्थान के लिए प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन आएगा। तो वुमेन्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अच्छा, क्योंकि सब पुरुष ही पढ़ लेंगे तो सब भाई पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मानसिकता वही है। तो मेडिसन कीज यूएसए की हैं, ठीक? इन्होंने जीता था वुमेन्स का सिंगल्स, और आर्याना संबालेका बेलारूस की हैं, इनको हरा करके। तो याद करना, वुमेन्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? मेडिसन कीज ने। कहाँ की रहने वाली हैं ये? यूएसए की। यूएसए की हैं ये मैडम, और इन्होंने हराया किसको? आर्याना संबालेका को, बेलारूस की जो हैं। ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का क्या नाम है? ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, पूछने की चांसेस इसके भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप समझो, आपने में से हम में किस कभी ना कभी ओला उबर का मतलब सवारी की ही होगी। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं किसी दूसरे शहर में, अपने शहर में तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? एयर टैक्सी। एयर मतलब हवा में उड़ेगी, टैक्सी तो भैया वो 4 व्हीलर कार तो उड़ेगी नहीं, तो मतलब क्या है? कोई हेलीकॉप्टर होगा या कोई जहाज होगा जो हवा में उड़ सके, तो ये ऐसे समझो। अच्छा, अब कह रहा है कि आकाश में उड़ेगी ना। आकाश का देखो, इसी साथ ही साथ मैं आपकी हिंदी को भी तैयार करवा देता हूँ, पेट में पूछता है पर्यायवाची वगैरह। आकाश का एक और पर्यायवाची क्या है? तो उसको कहते हैं शून्य। शून्य का मतलब भी आकाश होता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा, ऐसे समझना कि आकाश में उड़ रहा है, आकाश की पर्यायवाची क्या होती है? शून्य होती है, ठीक। आइए उत्तर देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, शून्य इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टैक्सी है जो एयर टैक्सी हवा में उड़ेगी, ठीक है। ये ऐसी ही कुछ दिखेगी, और ये चल रही है सरला एविएशन, इसको चला रही है। सरला जी की कोई रही होंगी, उनके नाम से इन्होंने सरला एविएशन स्टार्ट किया। और कहाँ की कंपनी है? बेंगलोर बेस की। आपको हमको सबको पता है कि बेंगलोर हमारा आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। तो बेंगलोर में ही ज़्यादातर टेक्निकल कामों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि भाई जहाँ ब्रेन अच्छा होगा वहीं पे सारी चीज़ें अपना इनिशिएटिव लेंगी, स्टार्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कल पढ़ाया था ब्रिक्स के एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। आज सीधा ही क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां सदस्य बना है? ब्रिक्स का मतलब क्या है? पहले तो ब्रिक्स जान लो क्या होता है। सीधा सा फंडा भाई, ये है ब्रिक्स। अभी इसमें कुछ और कंट्रीज भी आ गए हैं, ठीक है। ब्रिक्स ऐसे समझो। अब बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर हमारा प्यारा भारत देश इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो इनिशिएटिव जिन्होंने लिया था इस संस्था को बनाने का। साउथ अफ्रीका बाद में आया, पहले ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स हुआ। अब इसमें कुछ और भी कंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। तो कौन सा जो देश है ना वो 9वां साझेदार बना है, ठीक। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखो, अब 9 पार्टनर कंट्रीज हो गए हैं। नाइजीरिया सबसे नया है, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों याद रख लेना, नाइजीरिया सबसे नया कौन सा है? ना से नया, ना से नाइजीरिया, एन फॉर न्यू, एन फॉर नाइजीरिया, ऐसे याद रखना। ब्रिक्स का नया कंट्री मेंबर कौन है? नाइजीरिया। अच्छा, अब इसमें कुछ नए कंट्रीज भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब देख लो कौन कौन से। बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि नया कंट्रीज कौन सी थी इस बार। अब देखो क्या है पूछा, सत्येंद्रनाथ बोस खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? बोस, बोस से कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताओ, दिमाग लगाइए।
ठीक, तो ये तो टाइटल जो है, ये टाइटल ये यहाँ तो मिलेगा नहीं बिहार में, टाइटल से ही पकड़ने का सीखो, बिहार में तो मिलेगा नहीं, असम में भी नहीं मिलेगा, तो बच गए उड़ीसा वेस्ट बंगाल, क्योंकि उड़ीसा पहले वेस्ट बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, तो इस वजह से टाइटल्स वहाँ ये थोड़े पाए जाते हैं। अब कहाँ पे मिलेगा, मतलब कहाँ पे है ये, तो ये वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे इस राज्य में स्थापित की गई है वेस्ट बंगाल में, क्या सत्येंद्रनाथ बोस जो खगोलीय वेधशाला है ऑब्जर्वेटरी, वो वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश की गई है। ठीक, थोड़ा बहुत आप टाइटल से ही पकड़ने का कोशिश करिएगा। देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न सभी को नहीं आते हैं, आपके टीचर को भी नहीं आएंगे, एग्जामिनर को भी नहीं आएंगे, विद्यार्थी को भी नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन करेंगे, ट्रिक लगाएंगे तो कम मारेंगे, कुछ चीज़ें की जाएंगी। आपको भी कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्न तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छोड़ करके नहीं आना है। देखो होता क्या ना, युद्ध हमेशा मार करके जीते जाते हैं। आप प्रश्न परीक्षा में छोड़ करके चले आएंगे तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, आप तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो लोग कहते हैं सर मैंने तो इतने क्वेश्चन कर लिए, मैं एलिमिनेशन माइनस मार्किंग से बच गया, माइनस मार्किंग का रिस्क नहीं लिया। मूर्ख हो भाई तुम अगर छोड़ करके आ रहे हो प्रश्न तो तुम तो वैसे ही बाहर हो। रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ही आपको एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा सेवक बनाती है। आप जनता की सेवा कैसे करेंगे जब आप ही रिस्क नहीं लेंगे। तो प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। हाँ जो एकदम नहीं आ रहा है, अगर आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हैं तब तो फिर आपको ये आंसर करना ही करना चाहिए। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पंचेत हिल्स। ठीक है, ये सब आपको नहीं दिखना है। किसने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखना कौन सी मतलब किस संस्था ने इसका इनॉग्रेशन किया। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। देखो ये कुछ ऐसे दिखता है। ठीक, फिर से आ गया देखो। अब विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, तो आज की पबजी खेलने वाली जनरेशन को यही नहीं पता होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी होती किसमें है, आगे परीक्षा की तैयारी करने देखा देखी। तो क्रिकेट की एक स्पर्धा है, एक मतलब एक ट्रॉफी चैंपियनशिप आयोजित होती है, और इसमें पूछा है कि विच टीम वन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे जी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनके नाम पे है ये। ठीक, तो कर्नाटका जीती है इसको, और इसका रनर अप कौन था, विदर्भ। करुण नायर के नाम से आप सभी परिचित होंगे, ये विदर्भ के खिलाड़ी हैं, भारत के लिए भी खेल चुके हैं, और ये मतलब इस प्रश्न का उत्तर था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल किसने विकसित किया। हाइड्रोजन, पानी की जहां सर्वाधिक पर्याप्तता होगी वही ये लोग, वही सभी सब काम करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन मतलब अब वो पेट्रोल से नहीं हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, अभी विकसित किया है, मतलब ये नहीं कि वो अगले दिन से चलने ही लगेगी, तुम टिकट कटा लो नहीं तो मैं आज तो पानी वाली ट्रेन से जाऊंगा, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने उसका आविष्कार किया है। उत्तर देख लेते हैं, भारत ने किया है, और इसका ट्रायल अभी इन्होंने किया, जींद से सोनीपत का रूट है। किसने इनॉग्रेशन किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, रेल मंत्री हमारे। और ये पावर आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। जींद सोनीपत याद रखना। किस देश ने किया है, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल। पानी सबसे ज्यादा किसके पास है, इंडिया के पास। इतनी नदियां, उतना बड़ा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, हमारे पास पानी की कमी थोड़ी है, तो ये सब काम हम ही करेंगे। तो हाइड्रोजन रेल के बारे में जब भी आएगा, मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन, फर्स्ट नहीं याद रखना, पहला नहीं, मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल कैसे होगा भाई, आप देखो हमारा भारत ऐसे है, मतलब पूरा नक्शा नहीं बना रहा हूं, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरेबियन सी यानी अरब सागर, द ग्रेट अरेबियन सी। तो अब इतना सारा पानी हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो इंजन है वो तो हम ही बनाएंगे ना। अब आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा समय हो गया इस पे। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रश्न आज के लिए यहाँ पे खत्म है। प्रश्न आज के लिए सारे खत्म हो गए आपके करंट अफेयर्स के। बाकी आप जो प्रश्न मैंने कराए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। दूसरी बात यह है कि आप तो जो चीजें ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में अपने जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को डालते रहिए, क्योंकि देखिए हम आपको यहाँ पेट में सिर्फ पास कराने नहीं, एक अच्छा नंबर दिलाने के लिए लेकर के आए हैं।
फिर चूंकि सिर्फ पास करने ही नहीं जरूरी है, उसमें अच्छा नंबर करेंगे तब अगले 3 सालों तक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। अब सपोज करिए मान लीजिए लेखपाल की भर्ती आ गई पेट के माध्यम से, ठीक है। अब उसमें अगर 1,000 सीटें आई लेखपाल की, अब अमूमन होता क्या है परीक्षाओं में कि 15 गुना बच्चे बुला लिए जाते हैं, तो इसका 15,000 बच्चे बुलाए गए, ठीक। अब इतने बड़े राज्य में जहां पर आबादी ही इतनी है, तो वहां 15,000 बच्चे मतलब मुठ के मुंह में जीरा, तो आप कहाँ आ पाएंगे, ठीक। तो वही जब 1,000 सीट आएगी तब, तो 1,000 सीट तो जल्दी आती नहीं, मतलब 500-600 सीटें ज्यादातर किसी विभाग में आ गई तो आ गई। तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के पेट में आनी है, तब जाकर के आपका जो मुख्य परीक्षा किसी भी चीज की होगी उसमें आप सेलेक्ट मतलब देने के लायक हो सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आप तभी अर्हता प्राप्त कर सकेंगे जब अच्छा स्कोर कर सकेंगे। साथ ही साथ फिर आपको बता देता हूं मैं कि हम पेट के बाद एसआई की, पीसीएस की और आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं। तैयारी करिए अच्छे से मन लगाकर। ये हम एक लाइव क्लास भी लेंगे, इसमें आपका डाउट सेशन कंप्लीट करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और हाँ, जो 1 से 3 तारीख तक हमारी मुफ्त टेस्ट सीरीज चलने वाली है उसको जरूर ज्वाइन करें, खुद भी सॉल्व करें, दोस्तों को भी सॉल्व कराएं। अपना भला नहीं दूसरे का भी भला करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।